हमें हमारी सिलीसिया बताती है जो वक्त मैंने और एम्पर ने पास्ट में गुजारा था वो वहाँ पे 2 दिन थे, लेकिन यहाँ पर 10 दिन गुजर चुके थे। और तब एम्बर उसके सामने थी। वो कहती है कितने लंबे अरसे बाद मैंने अपनी डॉक्टोरल स्टडी के बाद इतनी लंबी वेकेशन ली है और मैं तो यहाँ पे रुकी रही थी। तो पीछे रायन भी था। वो कहता है लेडी नेथली उन्होंने भी आपके रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो हमारून कहती है मैं तो आप सबके मकरूज हूँ। और रायन ने एम्बर के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, ऐसा लगता है कि उनकी जोड़ी बनने वाली है। तो हमारी एम्बर कहती है ये सिर्फ हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं थी, नेथली ने भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की और इसके अलावा प्रिंस नासिर नॉर्दर्न ग्रैंड ड्यूक उन्होंने भी कोऑपरेट किया और बाकी इंपीरियल ऑफिशियल भी हमारे साथ शामिल थे। सब ने हमारे साथ बहुत ज्यादा काम किया। तो हमारून कहती है फिर तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, थैंक यू सो मच, आप लोग की वजह से हम पास्ट से प्रेजेंट में आ सके। तो एम्बर कहती है लेकिन फिर अगर तुम पास्ट में गई थी तो तुमने वो इनक्रेडिबल सीन वो देखा होगा है ना अपनी आंखों से, तुमने मिराकल ऑफ कैरियन प्लेन्स वो खुद अपनी आंखों से देखा था है ना। तो हमारून सोचती है क्या, कौन सा? वो सोचती है बिल्कुल, अब जब मैं प्रेजेंट में आई हूँ ना तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे वापस आने से पास्ट भी चेंज हो गया है। लोगों की मेमोरीज जो पहले अलग थी अब वो बिल्कुल चेंज हो गई है। हालांकि रिकॉर्ड्स में जो मटेरियल था वो भी चेंज हो चुका है। 10 साल पहले जब फैरजा एम्पायर बिल्कुल हारने वाला था तो अचानक से डिसेंडेंट ऑफ आशा और डिवाइन बर्ड वो अचानक से कैरियन प्लेन पर उतरे और वही सब कुछ हुआ जो कि पास्ट में हुआ था। उस वक्त किसी को भी मारे बगैर जब आशा ड्रैगन की डिसेंडेंट ने प्रिंस यान फैरजा उसको एम्पर बनाया तो सबने ये बात मान ली और तब आशा ड्रैगन के प्रोटेक्शन की वजह से प्रिंस यान फैरजा सबका एम्पर बन गया। और वो सारे के सारे सोल्जर्स जो कि वहां लड़ने के लिए आए थे उन सब ने हार मान ली और उन सब ने अपना नया रूलर किसी और को नहीं एम्पर यान फैरजा को मान लिया और इस तरह पूरा एम्पायर वो एक मिराकल की वजह से जीत गया। और ये सारी स्टोरी कुछ ऐसी बन गई। लेकिन तब वो दिल में सोचती है चलो अच्छा हुआ, अंत भला तो सब भला, ये सब कुछ अच्छे से तो हो गया। लेकिन फिर भी सबके मेमोरीज जैसे चेंज हुई है ना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। तो तभी उसके साथ ही वहाँ पर कोकोस बर्ड आता है। वो कहता है तुमने इस सबको नेचुरली चेंज कर दिया, सबकी फेट चेंज हो चुकी है, तो क्या तुम्हें कोई पछतावा है सिलीसिया? तो सिलीसिया कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वार पीसफुली खत्म हो चुकी है, मैंने हजारों लोग की जानें बचाई, बल्कि करोड़ों लोगों की। तो एम्बर उसको देखती है। वो कहती है तुम किससे बात कर रही हो? लेकिन कुकुस बर्ड उनको नजर नहीं आ रहा था। वो कहता है अच्छा अगर ये बात है तो फिर क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? वो कहती है बिल्कुल। लेकिन तभी वहां से आवाज आती है योर मैजेस्टी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। तो वो आगे बढ़ते हुए कहती है एनीवेज मेरे पास कोई पछतावा नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का जो मिल गया है पूरे एम्पायर का। और तब वो तो बड़ी खुश थी, वो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जाती है। तो पीछे कुकुस बर्ड वो वहीं पे बैठा था। तो हमारी सिलीसिया मेड के पास थी। वो कहती है सारे प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ेंगे, आप इस तरफ आए। हमारन कहती है ठीक है। लेकिन तब वो कुकुस बर्ड वहां से गायब होते हुए कहता है अब जबकि आशा ड्रैगन के लास्ट डिसेंडेंट ने अपना काम कर दिखाया है तो अब मैं स्पिरिट रैलम में जाकर आराम कर सकता हूँ। और वो भी वहां से गायब हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें एम्पीरियल पैलेस दिखा जाता है और वहां का वेडिंग हॉल जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा था। तो तब वहां पे हमारा एम्पर और एम्प्रेस आए थे। तो वो सोचती है हमारी शादी ये तो ग्रैंड हॉल में रखी जा रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और फाइनली लाफुल तरीके से सबके सामने हमारी शादी हो रही है। लेकिन वो सोचती है और नेस्ली इतना लंबा टाइम लगा तैयार होने में और ये ड्रेस कितना भारी है ना, कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे तो यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो तब वो एम्पर की तरफ देखती है। वो सोचती है ये सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लूंगी क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसकी वजह से तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ ना। और वहाँ पे एम्पर खड़ा बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन तभी वो कहता है साशा जरा सामने देखो ना। वो कहती है जी और मैजेस्टी। वो बेचारी तो घबरा गई थी कि वो एम्पर को छुप के देख रही है। तो तब वो प्रीस्ट को देखती है जो कि हाइपो भी था। तो हमारी हीरोइन सोचती है अब तो प्रीस्ट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अब हमारी याद हो चुकी है। तो तभी एम्पर कहता है बाय द वे साशा। हमारी कहती है क्या हुआ? वो कहता है आखिर तुम कब तक अपने हस्बैंड को योर मैजेस्टी कह के बुलाने वाली हो, क्या तुम मेरा नाम नहीं लोगी? तो हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती है। वो तो ब्लश करी थी। वो कहती है ठीक है
यान फैट जा। तो उसके सामने जो प्रीस्ट खड़ा था वो सोचता है कि यार ये सबके सामने चिल्ला के अपने हस्बैंड को अपने नाम से बुला रही हैं, लेकिन ये तो हिज मजेस्टी है ना। तो हमारून कहती है कि मैंने कुछ गलत कह दिया। वो कहता है नहीं नहीं, कोई भी बात गलत नहीं कही। और तब थोड़ी देर बाद उनकी शादी मुकम्मल हो चुकी थी और तभी हमारी हीरोइन अपने फूलों का बुके वो वहां हवा में फेंकती है, लेकिन वो सोचती है इतनी लंबी सेरेमनी आखिर में खत्म हो ही गई। और तब उसके फूलों का बुके कैच करने के लिए वहां पे नॉर्दर्न ड्यूक क्लब की बहुत सारी मेंबर्स थी और एम्बर उसको चूज करती है। लेकिन उसके बाद वो सोचती है अब बस एक ही काम रह गया है, मुझे सब लोगों से मिलना होगा जिन्होंने हमारी हेल्प की है। और उसके पीछे क्लेरेंस थी, वो भी रो रही थी क्योंकि उसने भी उसको बड़ा होता हुआ देखा था। तो हमारी हीरोइन सबसे पहले सेथा के पास जाती है। वो कहती है प्रिंस नासिर आप यहाँ पर है। तो प्रिंस नासिर भी उसको देखता है और उसके साथ उसका सर्वेंट भी खड़ा था। तो प्रिंस नासिर कहता है कांग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए, आप तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं। हमारी उन कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे सामने झुका मत करो, और मैं एम्प्रेस हूँ भी फिर भी। तो हमारी उन कहती है थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने हमारे पास से प्रेजेंट में वापस आने में बहुत ज्यादा हेल्प की, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से हम लोग पास में गए थे, मगर तुम्हारी हेल्प भी तो ठीक नहीं थी। क्या अब तुम ठीक रहोगे? ये मेयर का इशू क्या ये ठीक हो चुका है? वो कहता है वेल इस बारे में तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अब मेरे पास जो मेयर है ना वो बिल्कुल स्टेबलाइज है, क्योंकि अगर वेसल वो अनस्टेबल रहे ना तो उसकी वजह से ये सारा मसला होता है। लेकिन अब तो मेरे पास हजारों सालों का मेयर आ चुका है, क्योंकि मुझे आपको पास से प्रेजेंट में लाना था, इसी वजह से कोई मसला ही नहीं है। हमारून कहती है हजारों सालों का मेयर, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है नहीं नहीं, असल में मैंने ये मैच सिर्फ इसलिए कलेक्ट किया था क्योंकि आपको पास से प्रेजेंट में लाना था, लेकिन उसी वजह से ये सारा मैच मेरे पास आ गया यूजीन विनर की वजह से। और तब वो सोचता है कि मैं इनको बताऊं कि हमने ये सब कुछ कैसे कलेक्ट किया था, लेकिन आखिर में उसको बताता ही नहीं है कि ये सब कुछ यूजीन विनर ने एम्पर को मारने के लिए सिलेक्ट किया था, फिर भी उनकी हेल्प के लिए काम आ गया। और थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन वहां से पलटते हुए कहती है कोई रह गया जिसको ग्रीट करना है, लेकिन पीछे उसका फादर वो तो रोई जा रहा था कि मेरी बेटी की शादी हो गई है और उसको क्लेरेंस ने पकड़ा हुआ था। तो तभी हमारी हीरोइन सामने देखती है, वो कहती है एक इंसान तो रह गया और वो था यूजीन हमारा नॉर्दर्न ड्यूक। तो वो वहां पर खड़ा था, बेचारा अकेला रह गया। तो तब उसको ग्रीट करते हुए कहता है साशा। तो हमारी कहती है तुम भी एम्पायर छोड़ के जा रहे हो? वो कहता है बिल्कुल, मेरे यहाँ पर क्या काम? तो हमारी कहती है तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते, अगर तुम एम्पर के प्रॉक्सी नहीं हो फिर भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की जगह तो खाली पड़ी है ना, तुम यहाँ पे रुक जाओ। तो वो गहरी सांस लेते हुए कहता है मे भी मुझे जाके डार्कनेस के गेट को हैंडल करना चाहिए, और इसके अलावा मुझे वो सब कुछ याद है जो टाइमलाइन चेंज होने से पहले हुआ था। तो हमारून कहती है क्या सब लोगों में से सिर्फ तुम्हें याद है? वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि जो रीजन मुझे यहाँ पर लेके आई थी वो सिर्फ रीजन ये थी कि एम्परर जल्दी मरने वाला है और मैं उसका सक्सेसर बनने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब एम्परर उसका लाइफ स्पैन वो बढ़ चुका है और उसने पास में वो अर्थ ऑफ रोन यूज ही नहीं किया था, तो अब वो मरेगा नहीं, लेकिन इसी वजह से मेरा रोल वो खत्म हो चुका है, तो मेरे यहाँ पे रुकने की कोई वजह रही नहीं है। लेकिन तब वो हमारी हीरोइन को देखते हुए सैड होते हुए सोचता है और इसके अलावा एक और वजह भी है, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ओ बेचारा। तो हमारी कहती है अच्छा अगर ऐसा ही है तो फिर तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है वेल मैं कहीं जाके छुपने नहीं वाला, वैसे भी मैं अपना बिजनेस उसको कंटिन्यू करूंगा, तो अगर तुम चाहो, अगर तुम बोर हो जाओ तो मेरे पास आ सकती हो, ठीक है? तो हमारी हीरोइन से हाथ मिलाते हुए कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी यूजीन। लेकिन उसके बाद उसने बहुत सारे नोबल से और एम्पीरियल फैमिली के लोगों से हाथ मिलाया और सबको ग्रीट किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद वो और एम्पर तो बिल्कुल थक गए थे, तो वो अपने कमरे में आके बेड पे लेटे हुए थे। तो दोनों कहते हैं चलो ये सब कुछ खत्म तो हो गया। तो हमारी हीरोइन कहती है मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में शादी जैसा कोई काम नहीं करूंगी, कितना थका देने वाला है ना। तो एम्पर कहता है बिल्कुल, अब दोबारा ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि हम दोनों इकट्ठे आ चुके हैं। और तब वो सिलिसिया को देखते हुए कहता है लेकिन अब हम दोनों अकेले हैं, तुम मुझसे कंफर्टेबली बात कर सकती हो? वो कहती है बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन तब वो कहती है हनी अब आगे हम क्या करें? तो एम्पर कहता है मैं तो प्लान कर रहा हूँ हमारे हनीमून के लिए हम लाकाई आइलैंड पे जाएं, क्योंकि वो जगह सबसे अलग है, तो ये जगह हमारे लिए अच्छी होगी। तो हमारी हीरोइन सोचती है ये तो वही जगह है ना जहाँ पे एम्प्रेस को 10 साल गुजारने थे अगर हमें डाइवोर्स हो जाती, लेकिन मुझे तो सही भी याद आ गया है और अब हम न्यूली वेड कपल है तो हमारे लिए लाकाई आइलैंड ही बचा है। तो वो कहती है अच्छा उसके बाद हम कहाँ जाएंगे?
तो एम्बर कहता है वेल उस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि इसके बाद मेरी लाइफ में क्या होगा और मुझे कहाँ जाना होगा। हमारून कहती है क्या इस बारे में क्या? वो कहता है मुझे लगा था कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, इसी वजह से मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ करना था ना वो सब कुछ किया और उन लोगों को यहाँ लेकर आया जो मेरे मरने के बाद सारा काम संभाल सके। लेकिन अब आगे जो कुछ भी करना है ना वो हम दोनों इकट्ठे डिसाइड करेंगे क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो सिलीसिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है इट्स ओके, अब मैं आपके साथ हूँ तो हम लोग बहुत सारी एक्साइटेड चीजें करने वाले हैं और हम लोग को अभी पूरा एम्पायर भी घूमना है एक बार फिर से। वो सोचती है क्योंकि जिंदा रहने की यही तो ब्लेसिंग है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो तब एम्पर यान फैटजा वो भी स्माइल करता है, वो कहता है बिल्कुल जैसा तुम कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगा सिलीसिया। और उसके बाद वो दोनों अपनी हनीमून के लिए निकल चुके थे और बाकी सब मेहमानों के जाने के बाद भी पीछे सिर्फ 2 लोग रह गए थे एम्पीरियल पैलेस में। वो था हमारी हीरोइन का डैड और मिर्ही जो काम कर रहे थे। तो मिर्ही कहता है क्या सर गिलियन और फ्लोरेंस वो दोनों भी उनके हनीमून के साथ इकट्ठे चले गए हैं? तो हमारी हीरोइन का डैड आइजक कहता है वेल मुझे लगता है कि उनको गार्ड की जरूरत थी ना इसी वजह से, लेकिन कैपिटल में कितना काम होता है ना ये तो बहुत बड़ा मसला है, मुझे तो जल्दी जाकर अपने स्टेट को विजिट करना चाहिए। तो मिर्ही कहता है मैं एग्री करता हूँ, पता नहीं मैं कितने सालों से अपने घर ही नहीं गया। लेकिन तब आइजक कहता है अभी तक मैंने सर रायन को नहीं देखा, वो कहाँ पर है? मिर्ही कहता है बिल्कुल मैंने भी नहीं देखा, पता नहीं शायद वो किसी ऑफिशियल बिजनेस से कहीं पे गए हैं, लेकिन कहाँ पर? क्या उन्होंने कोई नई हॉबी तो नहीं चूज कर ली? और रायन वो तो नॉर्दर्न ड्यू के क्लब में था क्योंकि वो एम्बर को सीक्रेटली डेट करा था और अब एम्बर और रायन मिल के नॉर्दर्न ड्यू का क्लब चलाने वाले थे और इसी वजह से किसी को भी रायन के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इसी के साथ उनकी स्टोरी यहाँ पर खत्म हो गई और हमारी हीरोइन वो अपने हस्बैंड एम्बर के साथ हनीमून मनाने के लिए गई थी। लेकिन ये कहानी ये तो कंप्लीट हो चुकी है और ये कहानी तो बहुत ही ज्यादा मजे की लगी मुझे। फर्स्ट सीजन तो बहुत ही ज्यादा औसम था लेकिन सेकंड सीजन ये थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, जैसे बड़ी जल्दी में इन्होंने खत्म किया हो फिर भी बड़ा मजा आया। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को मेन स्टोरी कैसी लगी? अभी तक इसकी साइड स्टोरीज नहीं आई जो कि फ्यूचर में आएंगी, मैं उसको तब एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये कहानी आपको कैसी लगी और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था मुझे बताइएगा। मेरी फेवरेट कैरेक्टर तो हमारी सिलीसिया थी, हमारी साशा बहुत ही ज्यादा क्यूट। तो आप लोग का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? और मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू so much for watching my videos and bye bye, take care.